हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर यूपीएससी में प्रीलिम्स में हिस्ट्री से रिलेटेड क्या सब सिलेबस है और मेंस में क्या सिलेबस है। प्रीलिम्स में बहुत छोटी सी लाइन में दिया गया है भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, बस इतना ही दिया गया है। मगर इसको हम विस्तार पूर्वक जानेंगे कि हमें क्या क्या पढ़ना है। और मुख्य परीक्षा में भी हमें बहुत ही छोटा सा सिलेबस दिया गया है, मगर इसको भी हम विस्तार पूर्वक आगे के वीडियो में भी जानेंगे। प्राचीन भारत से आधुनिक भारत का इतिहास, विश्व का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय संस्कृति, बस इतना ही दिया गया है। बाकी फिर हमें जानना होगा 18वीं सदी के मध्य से अब तक के आधुनिक भारतीय इतिहास के बारे में जानना है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, स्वतंत्रता के बाद भारत का एकीकरण, विश्व के प्रमुख भू राजनीतिक व सामाजिक आर्थिक बदलाव आदि के बारे में हमें पढ़ना पड़ता है। मगर हम स्टार्ट करेंगे मध्य और प्राचीन भारत से। प्राचीन और मध्यकालीन भारत के महत्वपूर्ण विषय, जैसे प्राचीन और मध्यकालीन में हमें पहले पढ़ना पड़ता है कालक्रम के बारे में। कालक्रम में हम पूरा ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ते हैं। पूरा ऐतिहासिक में हमें पाषाण काल के बारे में पढ़ना पड़ता है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। उसके बाद हमें अर्ध ऐतिहासिक काल के, अर्ध ऐतिहासिक काल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि लिखित और पुरातात्विक दोनों वस्तुएं तो उपलब्ध है इतिहास लिखने के लिए, मगर लिखित वस्तुएं मतलब ऐसी उपलब्ध है जो हम आज तक पढ़ ही नहीं पाए, इसलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन, ताम्र पाषाणिक काल। फिर उसके बाद हम ऐतिहासिक काल पढ़ते हैं। ऐतिहासिक काल में लिखित और पुरातात्विक दोनों वस्तुएं उपलब्ध है और दोनों का इस्तेमाल करके इतिहास लिखा जाता है। वैदिक काल, द्वितीय नगरीकरण। और जैसे 6वीं शताब्दी बीसी में का हम पढ़ते हैं आर्थिक इतिहास कैसा था, सामाजिक इतिहास कैसा था, राजनीतिक इतिहास कैसा था और सांस्कृतिक इतिहास कैसा था। फिर अलग से हमें पढ़ना पड़ता है जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में, मौर्य साम्राज्य के बारे में। साथ ही मैंने इसमें आपको काल भी लिख के दिया है। मौर्योत्तर काल में बहुत सारे क्षेत्रीय राज्यों का उदय हो गया था, तो उन सब के बारे में हमें पढ़ना पड़ता है। बाहर से आक्रमण भी हुए थे तो उस बारे में भी हमें पढ़ना पड़ता है। फिर गुप्त काल एक बड़ा साम्राज्य था तो उसके बारे में भी पढ़ना पड़ता है। उसके बाद गुप्तोत्तर काल में फिर छोटे छोटे साम्राज्यों का उदय हो गया था, तो उसके बारे में भी फिर हमें पढ़ना है क्योंकि ये सब सिलेबस की मांग है। फिर हर्षवर्धन का काल पढ़ना पड़ता है। फिर हर्षवर्धन के काल के बाद हमें दक्षिण का इतिहास भी पढ़ना पड़ता है, महापाषाण काल भी पढ़ना पड़ता है दक्षिण के इतिहास में। उसके बाद कई सारे राज्यों के बारे में हमें दक्षिण में पढ़ना पड़ता है, वो भी मैं आपको अलग से वीडियो में बना के दूंगी। फिर पूर्व मध्य काल के बारे में हमें पढ़ना पड़ता है, दिल्ली सल्तनत के काल के बाद और हर्षवर्धन के दिल्ली सल्तनत के काल से पहले और हर्षवर्धन के काल के बाद का जो बीच का इतिहास है उसे पूर्व मध्य काल बोलते हैं, जिसका कालक्रम है 750 से 1206 एडी। उसके बाद दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ना पड़ता है जो कि 1206 से 1526 के बीच में है। फिर मुगल काल के बारे में भी हमें पढ़ना पड़ता है, 1526 से 1707 औरंगजेब की मृत्यु तक मुगल काल चला था। फिर उसके बाद हमें भक्ति या सूफी आंदोलन भी हमें पढ़ना है, महत्वपूर्ण है, कल्चर के रूप में भी हमें पढ़ना पड़ता है। उसके बाद क्षेत्रीय राज्य, बहमनी और विजयनगर साम्राज्य, कश्मीर का भी हमें इतिहास पढ़ना पड़ता है। जो मेन टॉपिक थे मैंने आपको लिख के दिए हैं। बाकी छोटे छोटे और भी इसमें टॉपिक्स हैं जो मैं आपको वीडियो के थ्रू आपको बताऊंगी और आगे आने वाली वीडियोस में आपको मैं बताऊंगी कि आपको क्या पढ़ना है। और प्लस मैं अभी तो अपने नोट्स का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, पर आगे आने वाली वीडियोज़ में अपने नोट्स का इस्तेमाल भी करूँगी। और मैं आपको पढ़ने का एक तरीका भी बता रही हूँ। हमेशा कोई भी टॉपिक आपको अगर पढ़ना है तो उसका काल, शासक कौन था, स्रोत क्या है, साम्राज्य का विस्तार कहाँ से कहाँ तक हुआ, प्रशासन कैसा था, अर्थव्यवस्था कैसी थी, समाज कैसा था, धर्म कैसा था, कला क्या थी, स्थापत्य, भाषा और साहित्य, और कौन कौन से विदेशी यात्री जो है भारत में आए, अगर किसी राजा के काल में विदेशी यात्री आए तो उसका विवरण, उसने क्या कहा भारत के बारे में, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी पड़ती हैं। ये सब टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आपको मैं बुक में भी दिखाती हूँ। जैसे मैंने आपको बोला था 6, 7, 8 की एनसीईआरटी और 12th की 3 एनसीईआरटी जो 12th में है, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। क्योंकि आप प्राचीन को 6th क्लास के साथ पढ़ सकते हैं 12th की, क्योंकि 6th में भी प्राचीन भारत का इतिहास है।
7th में भी आप पढ़ सकते हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास है, तो 12th की दूसरी बुक में मध्यकालीन भारत का इतिहास है और 12th की थर्ड बुक में आधुनिक भारत का इतिहास है, जो 8th क्लास की बुक में मिलेगा। बाकी की बुक में 9th 10th और 11th में वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में मेन हम पढ़ते हैं। तो वर्ल्ड हिस्ट्री भी जब मैं आपको बताऊंगी तो फिर कैसे पढ़ना है वो भी आपको बताऊँ। जैसे ये रामशरण शर्मा की जैसी बुक है, मैंने आपको कल भी दिखाई थी, कल के वीडियो में। तो मैं आपको टॉपिक बता रही हूँ, आपके टॉपिक आराम से यहाँ से कवर हो जाएंगे इस बुक से। स्रोतों के प्रकार, इतिहास का निर्माण, प्रस्तर युग, आदि मानव, ताम्रपाषाण काल, हड़प्पा संस्कृति। तो उसके बाद है आर्यों का आगमन और ऋग्वैदिक युग, उत्तर वैदिक काल, जैन और बौद्ध धर्म, जनपद, ईरानी और मकदूनियाई आक्रमण। फिर उसके बाद है मौर्य काल, मौर्य शासन का महत्व क्या था, आता है क्वेश्चन। मध्य एशिया से संपर्क और उसके परिणाम भी आता है, सातवाहन काल। उसके बाद सुदूर दक्षिण में इतिहास का आरंभ कैसे हुआ था वो भी हमें पढ़ना पड़ता है। इसमें महापाषाणिक काल, मेगालिथिक जिसे कहते हैं, उसके बारे में पढ़ना पड़ता है। बड़े बड़े पत्थर थे। मौर्योत्तर युग और शिल्प व्यापार, मौर्योत्तर युग, शिल्प व्यापार और नगर। गुप्त साम्राज्य का उद्भव और विकास, गुप्त काल का जीवन कैसा था, उसमें जो भी महत्वपूर्ण राजा है जिस भी साम्राज्य के, उसके बारे में भी हमें पढ़ना पड़ता है। फिर हर्ष का काल पढ़ना पड़ेगा हमें। फिर दर्शन के बारे में, जिसमें सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, उत्तर वेदांत, ये सब हमें पढ़ना पड़ता है, इम्पॉर्टेंट है। यहीं से ही क्वेश्चन बनते हैं और आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि क्वेश्चन कहाँ से बन रहे हैं, मेंस के, पीटी के सब। और मध्यकाल का इतिहास के बारे में भी मैं आपको एक बार सतीश चंद्र की बुक में चैप्टर बता दे रही हूँ। अगर आपके पास हो तो आप पढ़ लें, नहीं तो ऑनलाइन आप डाउनलोड कर सकते हैं। उत्तर भारत और दक्कन, 3 साम्राज्यों का युग हमें पढ़ना पड़ता है, जिसे त्रिपक्षीय संघर्ष भी कहते हैं। फिर उसके बाद चोल साम्राज्य के बारे में हमें पढ़ना है। फिर टकराव का युग, ये 1000 से 1200 के बीच में, जिसमें गजनबी भी आया था भारत में। फिर है दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी, उसके बारे में हमें पढ़ना है। फिर दिल्ली सल्तनत 14वीं सदी तक और उसका पतन कैसे हुआ। फिर दिल्ली सल्तनत का शासन, आर्थिक और सामाजिक जीवन के बारे में भी हमें पढ़ना है। विजयनगर और बहमनी साम्राज्य इस बुक से कवर हो जाएगा। उत्तर भारत से साम्राज्य के लिए संघर्ष, फिर भारत से धार्मिक आंदोलन और सांस्कृतिक, यही है, जिसमें सूफी आंदोलन, चिश्ती और भक्ति आंदोलन, ये सब के बारे में भी कवर हो जाता है इस बुक से। मुगलों का आगमन और क्या बोलते हैं, बाबर, हुमायूं। फिर है अफगान का चरमोत्कर्ष काल, जब हुमायूं भारत से चला गया था तब 15 साल मुगल शासन नहीं रहा भारत में और शेरशाह सूरी और उसके वंशजों ने शासन किया था। फिर है मुगल साम्राज्य का सुदृढ़ीकरण, अकबर का युग, दक्कन और दक्षिण भारत का, जिसमें विजयनगर साम्राज्य का पतन, मतलब उद्भव से लेके पतन, ये सब हमें पढ़ना पड़ता है। मुगल साम्राज्य का चरमोत्कर्ष काल और विघटन, फिर हमें ये पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद से तो अंग्रेज आ जाते हैं, तो फिर अंग्रेज़ों का शासन पढ़ना पड़ेगा, वो आधुनिक भारत का हिस्सा है। फिर से मैं आपको बता रही हूँ, कभी भी आप कोई भी टॉपिक कवर करें, किसी भी शासन के बारे में कवर करें, तो उसका काल, शासक, उसके स्रोत, साम्राज्य का विस्तार, प्रशासन, अर्थव्यवस्था, साम्राज्य, धर्म, कला, स्थापत्य, भाषा और साहित्य के बारे में, अगर आपने ये सारी चीज़ें एक एक चीज़ अगर आपने कवर कर ली, तो वो टॉपिक आप मान के चलिए कि आपका पूरी तरीके से कवर है और उसके क्वेश्चंस भी आप देख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और ऐसी वीडियो के लिए मेरे को कमेंट करें और मेरे साथ जुड़े रहें, सपोर्ट करें। बाय बाय।